हेलो बच्चों, कैसे हो? होप करता हूँ एकदम बढ़िया होगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज है लेक्चर नंबर 3 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, और ये है डायमेंशन का पार्ट 2। इससे पहले हम लोग डायमेंशन का एक लेक्चर कवर कर चुके हैं। उसमें मैंने डायमेंशन आपको पढ़ाया था। डायमेंशन का बेसिकली बेसिक बेसिक सब कुछ जितना भी बेसिक उसका होता है अच्छे से कवर करवाया था। इस वीडियो में डायमेंशन के हम लोग एप्लीकेशंस की बात करेंगे। तो होप करता हूँ आपने पिछला वीडियो अच्छे से देख के आए होंगे। अगर नहीं देखा है तो एक बार उसे देख के आइए, नहीं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। और बाकी जिसने एक बार उसको पढ़ रखा है वो उसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा हिंट देता हुआ चलूँगा, ताकि अगर चीज़ें कुछ भूल गए हो तो दोबारा से याद आ जाएं। तो फिर चलो शुरू करते हैं फिर। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस क्या है? एप्लीकेशन इसके बेसिकली वही हम बात करेंगे कि एक इसका एप्लीकेशन होता है बेसिकली जैसे फॉर्मूला की करेक्टनेस को चेक करना, किसी फॉर्मूले को ड्राइव करना। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके पार्ट 1 में, यानी कि जो पिछला इससे पहले वाला लेक्चर था उसमें बताया था। ये सारी चीज़ें एप्लीकेशंस मैंने इसके बताए थे। और यूनिट को कन्वर्ट करना, यूनिट कन्वर्जन, एक यूनिट से एमकेएस से एफपीएस में चेंज करना, उसके बाद इस तरह से सीजीएस में चेंज करना। और ये सारी चीज़ें बेसिकली आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो आओ फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है। इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन है भाई, डेफिनेशन बस। डायमेंशन एनालिसिस क्या है भैया? द मेथड of studying physical phenomena, the method of studying physical phenomena स्पेलिंग के लिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। फिजिकल फिनोमिना ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन। मतलब डायमेंशन के बेसिस पे फिजिकल किसी भी फिजिकल फिनोमिना को एनालाइज करना, यही है आपका डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, क्या है कैसे है? अच्छा, ये जो है ना एप्लीकेशन में अच्छे से समझ आ जाएगा कि बेसिकली डायमेंशन का आज असलियत में हम लोग महत्व देखेंगे कि डायमेंशन मतलब फिजिक्स के लिए कितना ज़रूरी है। फिजिक्स के लिए क्या, अगर मैथ का भी कोई डेरिवेशन हम लोगों को करना होता है तो फिर इसके बिना काम नहीं चलता है। हमने कोई अपना एक सिस्टम बनाया, जैसे कि मैंने बताया था, आपने कोई अपना मान लो एक बाइक बनाई जो पानी से चलती है। अगर उसका आपको एक शुरुआत में मॉडल तैयार किया जाता है, उसके बाद चेक किया जाता है कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, तो वो इसी के थ्रू चेक किया जाता है, डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तो देखते हैं भाई एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में हम लोग क्या देखने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। इसमें सबसे पहली चीज देखेंगे यूनिट कन्वर्जन। ये हम पढ़ेंगे यूनिट कन्वर्जन। दूसरी चीज पढ़ेंगे चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। ठीक, कोई भी फॉर्मूला है वो सही है कि नहीं है, उसकी करेक्टनेस चेक करेंगे। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन है, इनको बेसिकली मैं अच्छे से इनको डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ लिखवा ही नहीं रहा हूं इसको। उसके बाद लास्ट में है टू ड्राइव ए फॉर्मूला। आपने मान लो कोई नई थ्योरी बनाई, कोई फिजिक्स के फील्ड में आपने एक, आप अच्छे साइंटिस्ट बन गए, उसके बाद आपने एक अच्छी सी नई थ्योरी बनाई,
तो बेसिकली थ्योरी बनाई तो उसके ऊपर एक आपको फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा। बेसिकली आप फॉर्मूला, जब आप अपनी थ्योरी को सिद्ध करने के लिए कोई फॉर्मूला बनाओगे तो बेसिकली बनाओगे कैसे, इसी की हेल्प से बनाओगे। सारी चीज़ें आज बहुत अच्छे से करेंगे, पहले इसको नोट करो अच्छे से। कर लिया नोट? ठीक है। अच्छा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, आपको उसका पता है कि अगर कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसका बेसिकली किस किस कंपोनेंट में वो डिवाइडेड होती है, कौन कौन से कंपोनेंट उसके साथ होते हैं, याद है आपको? एक होता है उसका न्यूमेरिकल पार्ट, है कि नहीं? एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट और एक होता है क्या, यूनिट पार्ट। जैसे कि कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास एक होता है न्यूमेरिकल पार्ट, न्यूमेरिकल वैल्यू, और एक होता है क्या, यूनिट। जैसे कि अब हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले क्या हैं कि पहला इसका वो पढ़ रहे हैं, यूनिट कन्वर्जन एप्लीकेशन, यूनिट कन्वर्जन। ठीक, यूनिट कन्वर्जन में बेसिकली अब यही जो है ना, ये बताइए आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि आपके पास मान लो 5 मीटर है, ठीक, तो एक हमारे पास है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी है हमारे पास यूनिट, समझ रहे हो? अच्छा, इसको 5 मीटर को आप क्या लिख सकते हो, यूनिट कन्वर्ट करके आप इसे क्या 500 सेंटीमीटर लिख सकते हो, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है बात? ओके, तो 5 मीटर को मैंने 500 सेंटीमीटर लिख दिया। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है, याद क्या रखनी है आपको, 2 पॉइंट याद रखने हैं हमेशा। 2 पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है आपके पास कि मैग्नीट्यूड बिफोर कन्वर्जन या आफ्टर कन्वर्जन, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट, पूरा लिखना चाहो लिख लेना, इस तरह से लिख लेना, आफ्टर कन्वर्जन ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम। ठीक, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है इसमें, अच्छा ये चीज समझो पहले, मैग्नीट्यूड मस्ट बी सेम, इसका मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब है कि जितनी 5 मीटर की वैल्यू होती है, जितनी 5 मीटर की हैसियत है, उतनी ही आपकी 500 सेंटीमीटर की भी हैसियत है, समझे? यानी कि 5 मीटर की जितनी, समझ गए ना, जितनी इसकी वैल्यू, जितनी 5 मीटर की लेंथ, अगर 5 मीटर लेंथ इतनी है तो 500 सेंटीमीटर लेंथ भी इतनी ही होगी, समझ गए? अब इसका दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन इनका जो है, डायमेंशन आफ्टर कन्वर्जन मस्ट बी सेम, डायमेंशन मस्ट बी रिमेन सेम। अब इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये नियम मैंने इसलिए स्टार्टिंग में बता दिए ताकि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिकली ये नहीं बदलेंगे आपके, इन्हीं के बेसिस पे बेसिकली हम लोग यूनिट कन्वर्जन करते हैं, इन्हीं दो पॉइंट्स के बेसिस पे। मस्ट बी सेम है क्या मतलब इसका, डायमेंशन मस्ट बी सेम? अच्छा एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि 5 मीटर को मैंने कन्वर्ट करके, जैसे मैंने उसका यूनिट कन्वर्जन जब किया तो वो 5 सेकंड हो गया या 5 आवर हो गया, इस तरह से कभी हुआ है क्या? या फिर 5 सेकंड 5 आवर हो गया, इस तरह से कुछ हुआ है क्या? कभी हुआ है कि भैया 5 मीटर था, उसका यूनिट कन्वर्जन करके हम लोग, यानी कि उसका जो काइंड है वो सेम रहना चाहिए, समझ रहे? अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो आपका बाद में भी आपका लेंथ ही निकल के आना चाहिए, समझ रहे? ऐसा नहीं होना चाहिए
चाहिए कि लेंथ का हमने कोई हमें पर्टिकुलर लेंथ दी हुई थी, हमने उसका यूनिट कन्वर्जन करने के बाद उसका डायमेंशन चेंज कर दिया, यानी कि हमने उसका जो बेसिकली लेंथ निकालने चली थी उसका यूनिट कन्वर्ट करके हमने उसको टाइम में तब्दील कर दिया, यानी कि जैसे 5 मीटर था मैंने उसको 5 मिनट में चेंज कर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये 2 पॉइंट अगर आपको याद हैं तो कहानी सेट है। ठीक, इसको नोट करो, पहले नोट करो जल्दी से। नोट कर लिया? वेरी गुड। इसको बिगाड़ दूं? ठीक है। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या हम लोग एक पर्टिकुलर तरीके से लिख सकते हैं? जैसे मान लो कोई भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, 2 नियम वो याद रखना भाई, 2 नियम कॉपी में नोट रखना, याद रखना उनको। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, क्या मैं एन यू से लिख सकता हूँ? एन मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, यू मतलब यूनिट, उस पर्टिकुलर वैल्यू का यूनिट। ये क्या है? एन फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू, यू फॉर यूनिट। देखो देखने में ये हो सकता है कि अभी स्टार्टिंग में आपको लग रहा हो कि इतना इजी इजी, इतना बोरिंग बोरिंग। ये आपका बेसिकली बेस बिल्डिंग है, समझ रहे हो? स्टार्टिंग में आपका जो है ना कंसेप्ट आपका धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है। अभी अगर मान लो ये सब चीज़ें छोड़ के मैं डायरेक्टली आपको यूनिट कन्वर्जन सिखा दूं, मुश्किल से 1 लेक्चर लगेगा सारी चीज़ों को निपटाने में, 30 से 35 मिनट लगेंगे। लेकिन उसमें क्या होगा कि जब आपके सामने अच्छे अच्छे सवाल आएंगे, एडवांस के सवाल आएंगे, तब आप उनको थोड़ा सा डगमगा जाओगे उनको करने से पहले। इसलिए इसका जो है ना बेसिक, जो सबसे बेसिक चीज़ है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिकली ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, कैसे होती हैं। अब 72 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है, चुटकियों में हो जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें? अब मैं वहीं कहूँ कि जूल को आपको अर्ग में चेंज करना है, इस तरह से अगर मैं चीज़ों को कन्वर्ट करने के लिए कहूँ, तब थोड़ा सा दिमाग लगता है कि हाँ अब चीज़ों को थोड़ा अच्छे से डील करना चाहिए। तो इसीलिए ये सब चीज़ें जो है ना बेस से करना ज़रूरी है। करवाने को मैं करवा सकता हूँ डायरेक्टली सीधे आगे, लेकिन ये ज़रूरी है इसीलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लो हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी थी N1 U1, ठीक। मैंने उसको कन्वर्ट करके कर दिया क्या? मैंने उसको कन्वर्ट करके कर दिया N2 U2। अरे जैसे कि हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी होती थी 5 मीटर, उसको मैंने कन्वर्ट करके कर दिया 500 सेंटीमीटर। तो ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, ये भी बदल गया, लेकिन फिर भी ये आपस में क्या है? एक दूसरे के बराबर है। उसी तरह से यूनिट तो मैंने कन्वर्ट किया है, पर ये आपस में इनका मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। मैंने सिर्फ यूनिट कन्वर्ट किया है, इसकी वजह से ये चीजें चेंज हो गई। ठीक, तो U1 का जो डायमेंशन है वो U1 का जो U1 एक हमारे पास यूनिट है ये, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिट है। इसका मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ डायरेक्टली। इसका जो डायमेंशन है वो आपका इस तरह से चीजें आपने देखी होंगी, m की पावर a, m1 की पावर a और L1 की पावर b, और इसी तरह से आपका क्या, T1 की पावर c। डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता क्या क्वांटिटी है कैसी है, मुझे नहीं पता है, डायमेंशन कुछ भी हो सकता है इसका। जैसे कि स्पीड की बात करें तो स्पीड में डायमेंशन क्या होता था? स्पीड की बात करें, जैसे स्पीड वेलोसिटी या स्पीड की बात करते थे तो उसका डायमेंशन क्या निकलता था? LT -1 और m0 होता था इसका, यही तो निकलता था। इसी तरह से हर एक चीज़ का डायमेंशन अलग अलग, ये पावर्स अलग अलग होती। तो मुझे नहीं पता कि भाई ये क्या है इसका डायमेंशन, समझ रहे हो ना? मुझे नहीं पता इसका डायमेंशन क्या है। हाँ, लेकिन मुझे ये चीज़ जरूर पता है कि ये M1 M2 और ये जो है ना, ये डायमेंशन जो इसका होगा वही इसका होगा, डायमेंशन आपका चेंज नहीं होगा। अब बात करें U2 यूनिट की, तो इसकी बात करें तो फिर ये आपका आएगा M2 की पावर A। अंदर की एंटिटी चेंज हो सकती है, समझ रहे हो? ये अंदर का मामला चेंज हो सकता है, पर आपकी डायमेंशन कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि मास से आपका लेंथ से इस तरह से। चलो समझ में आएगा, अभी क्वेश्चन कराएंगे तब मजा आएगा, अच्छे से समझ जाओगे क्यों मैं ये कह रहा हूं। अभी कंफ्यूज मत हो। L2 की पावर B और इसी तरह से T2 की पावर C।
अब मैंने अभी आपको जैसे कि इक्वेशन ये वाली बताई कि भाई ये आपस में बराबर है, तो उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जैसे कि ये u1 की वैल्यू निकाल दी, ये u2 की वैल्यू रख, और ये वैल्यू हम इसमें रख दें। बताओ भाई, n1, और मैंने ये वाली वैल्यू इसमें रख दी अंदर, ये वाली वैल्यू बेसिकली इसके अंदर रख दी, और ये मैंने u1 n1 और इसके साथ m1 की पावर a और l1 की पावर b और t1 की पावर c। पावर चाहे अंदर लिख दो चाहे बाहर लिख दो, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो अंदर आ जाएगा, वही सब चीजें हो जाएंगी। अब ये आपका किसके बराबर होगा, n2 और m2 की पावर a, l2 की पावर v और t2 की पावर c। समझ गए? समझ गए? मैंने कुछ नहीं किया, u1 और u2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, ठीक। ये n1 है, ये n2 है। मान लो मुझे n1 फाइंड करना है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये सिर्फ बेस बिल्डिंग है आपका, ये अभी कंफ्यूज मत हो, जब सवाल करवाएंगे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। अभी बस मैं जो कह रहा हूँ उसको नोट करते चलो, बस बात खत्म। तो n1 आपका बराबर हो जाएगा किसके, ये पूरा मामला जो है इसको, मान लो n1 आपको निकालना है, तो ये पूरा मामला जो है इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो बराबर किसके हो जाएगा, n2, ये इधर पे जाएगा, a इसकी भी पावर है, a इसकी भी पावर है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, m1 अपॉन m2 की होल पावर a, l1 अपॉन l2 की होल पावर b, और उसी तरह से t1 अपॉन t2 की होल पावर c। अच्छा, अब इसमें एक सवाल हो रहा था, पूछने को दिमाग में आ रहा होगा कि सर m, l और t ही हमने क्यों लिए, और भी तो होते हैं डायमेंशंस, और भी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, उनको क्यों नहीं लिया? लेने को उनको भी ले सकते हो, लेकिन बेसिकली जो हम लोगों का बेस मतलब मेन यूज जो है ना, वो बेसिकली करंट का ज़्यादा आता नहीं है। 11th क्लास में हम लोग इन्हीं 3 चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, इसीलिए हम अभी ए को या फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी वाले को हम ले नहीं रहे हैं अभी, समझ रहे, या फिर मोल को। ये चीज़ समझ गए, ये चीज़ समझ गए, ये पूरा मटेरियल समझ गए? फिर से बता दूं, ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हमारा यूनिट, ठीक, NU, N1 और U1 इक्वल टू N2 और U2। क्यों? क्यों? क्योंकि भैया ये मान लो, ये एक आपके पास 5 मीटर, इसको मान लो 5 मीटर है, और ये 500 सेंटीमीटर है, इनका वैल्यू तो बराबर होगा ना दोनों, उसी तरह से इनका वैल्यू भी आपस में बराबर होगा। यूनिट कन्वर्ट करने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, ठीक है, यूनिट कन्वर्ट करने पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता है दोनों का। तो उसी तरह से मैंने u1 की जो डायमेंशन थी वो मैंने ये कह दी, मैंने कहा u1 की डायमेंशन है वो ये रही, और u2 की डायमेंशन है वो ये रही, ठीक। तो उन्हीं को मैंने बेसिकली ये n1 और u1 की जगह पे ये वैल्यू रख दी, और n2 और u2 की जगह पे ये वैल्यू रख दी। उसके बाद मैंने ये इस तरह से n1 के साथ जो लिखा हुआ था, n1 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, n1 के साथ जो लिखा हुआ था मैंने उसको सारे को इधर भेज दिया, और ये आपका हो गया n1 इक्वल टू n2 इंटू दिस। समझ गए? नोट कर लो इसे, कर लिया नोट? वेरी गुड। चलो अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल। चलो ट्राई करो खुद से एक बारी, टूटा फटा टाइप में ट्राई करो जूल से अर्ग में चेंज करने को, ठीक। जूल पता है ना किसकी यूनिट होती है, किसकी यूनिट होती है, बताओ बताओ बताओ। ये होती है हीट की यूनिट, वर्क की यूनिट होती है ना। तो बताओ भाई, जूल से लेके आपको अर्ग में चेंज करना है, एनर्जी की यूनिट होती है ये, ठीक। 3 चीज़ों की यूनिट होती है, जूल से आपको अर्ग में चेंज करना है, करके दिखाइए। कर लिया ट्राई? हमने कहा कि भैया जूल से, जूल 1 जूल टू हाउ मैनी अर्ग, ठीक। ये 2 नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, ठीक है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है,
सबसे पहले ये समझ लो कि जूल क्या होता है। बेसिकली एक जूल जो है किसके बराबर होता है, एक जूल आपका बराबर होता है किसके, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये के एम क्यों लिख दिया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह से आपका अर्ग जो है, एक अर्ग जो बराबर होता है किसके होता है बराबर, वो आपका बराबर होता है किसके, मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ एक जूल में कितने अर्ग होते हैं। ठीक, तो अर्ग आपका बेसिकली बराबर होता है ग्राम पर ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, वो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि वो आपका सीजीएस यूनिट में है। आपको एमकेएस से सीडीएस में कन्वर्ट करना है। ठीक, मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि बेसिकली जूल एनर्जी का यूनिट होता है, और एनर्जी का बेसिकली डायमेंशन मुझे बताओ जरा। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या है भाई, डायमेंशन, अब यहीं पे डायमेंशन का खेला होता है। डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है भैया, बताना जरा, याद है कि नहीं है, बताओ भाई। डायमेंशन का क्या होता है, पन्ने पलटो जाके और पता करो जाके क्या होता है। कर लिया पता, m की पावर 1 l की पावर 2, अरे यहीं से देख लेते, m की पावर 1 l की पावर 2 और t की पावर -2। समझ गए, यानी कि a b और c डायमेंशन, फॉर्मूला देखो जाके, होल पावर a होल पावर b होल पावर c, तो वो a b c तो हमें यहां से मिलेगा, यानी कि हम यहाँ पे इसकी a b c की वैल्यू रख दें। a बराबर है आपका 1 के, b बराबर है आपका 2 के, और c बराबर है आपका किसके, -2 के। ये बात ध्यान रखना भाई, न्यूमेरिकल में अभी काम आएगी। ठीक, a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के, c बराबर है -2 के, -2 के। ठीक, अब इसमें देखो, एक तरफ हम लिख लेते हैं एसआई यूनिट और एक तरफ लिख लेते हैं सीजीएस। ठीक, मुझे लग रहा है इसको बिगाड़ना पड़ेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। इधर दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एसआई। ठीक, और ये है आपका सीजीएस। ठीक, तो एसआई में बताओ भाई, सबसे पहले आपका केजी आता है 1 केजी। एम बेसिकली किस, m1 किसके बराबर है, m1 आपका बराबर है 1 केजी के, और 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, यानी कि m1 आपका बराबर आ गया किसके, 1000 ग्राम के। बात समझ गए, बात समझ गए, ओके। और m2 आपका किसके बराबर है, m2 तो ऑलरेडी आपका ग्राम है, 1 ग्राम के बराबर है। m2 आपका 1 ग्राम के बराबर है, देख रहे हो ना। m1 आपका किसके, केजी के बराबर था, मैंने केजी को ग्राम में चेंज कर दिया क्योंकि मुझे अर्ग चाहिए ना, तो इनके हिसाब से ही चीजें चलेंगी। अभी अर्ग चाहिए क्योंकि अर्ग इसी में आएगा। ठीक है, और वो ऑलरेडी आपका ग्रामर में था, ग्राम में था। उसी तरह से मैं अगर बात करूं L1 की, तो L1 बताइए जरा कितना होगा, यहां पे है आपका मीटर। ठीक, L1 है आपका 1 मीटर के बराबर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, और L2 किसके बराबर है, L2 है आपका 1 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, समझे। उसी तरह से आपका यहाँ पे ये मैं देख लूं जरा, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ बिल्कुल एकदम परफेक्टली दिख रहा है। M1 L1, इसी तरह से आप आए यहाँ पे T1 पे, T1 आपका सेकेंड के 1 सेकेंड के बराबर है, और T2 भी आपका किसके बराबर है, 1 सेकेंड के। यहाँ पे कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं था, यहाँ पे भी सेकेंड है, यहाँ पे भी सेकेंड है। ठीक है, तो बेसिकली अब बताओ फॉर्मूला पीछे का देखो जरा। अब पीछे से, अच्छा ये सब चीजें जो है ना 1 जूल के बराबर हो जाती है। किसके बराबर है ये सब मामला किसके बराबर है, 1 जूल। ठीक, यानी कि 1 केजी
1 मीटर 1 सेकेंड, ये सब चीजें किसके बराबर है? 1 जूल। ये सब चीजें मिलके क्या बनाती हैं? 1 जूल। और उसी तरह से अब कितने अर्ग होंगे मुझे नहीं पता, तो मैं लिख देता हूं इतने अर्ग। ठीक, N1 तो पता है, N1 कितना है? 1। N2 नहीं पता, N2 निकालना है। ठीक, तो N2 कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला क्या होता था बताओ भाई, फॉर्मूला लिख दूं मैं। N2 बराबर होता है भाई N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B। यही तो होता है फॉर्मूला, अभी दिखवाया है भाई, L1 अपॉन L2 की पावर B, और उसी तरह से आपका T1 अपॉन T2 की पावर C। भैया 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 जरा इसको देखो, यहां से हमको A B और C तो वापस मिल गया। ठीक है, A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, पूरा एक एक स्टेप करके बता रहा हूं, इसीलिए वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए। बस मेन मुद्दा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। A इक्वल टू 1 के बराबर है, B इक्वल टू 2 के बराबर है। अब देखो भैया N2 निकालना है, तो N2 इक्वल टू N1। N1 कितना है? 1। ठीक है, N1 कितना है? 1। और M2 अपॉन M1, M2 आ रहे हैं, N2 बताइए भाई। N2 और ये N1 आपका 1 के बराबर है। उसी तरह से M1 आपका किसके बराबर है? 1000 की। M1 की जगह पे 1000 रखो, 1000 अपॉन M2 आपका किसके बराबर है? 1 के बराबर। ग्राम में ही रखना है दोनों ना, ये रखो कि भाई ये भी तो आपका 1 के बराबर है, 1 kg है, लेकिन वो आपको ग्राम में करना है, यानी कि अर्ग निकालना है तो सारी चीजें अर्ग के हिसाब से ही होनी चाहिए। अब बात करते हैं A की पावर A आपका 1 के बराबर है, कोई दिक्कत? उसी तरह से आपने L1 अपॉन L2, L1 किसके बराबर है? 100 सेंटीमीटर। L1 आपका 100 के बराबर है और L2 आपका 1 के बराबर है। इसकी पावर बताओ भाई, B की पावर कितनी? B इक्वल टू कितना है? 2 के बराबर है। उसी तरह से T1 अपॉन T2, ये आपके दोनों 1 1 है दोनों जगह पे, तो मैं इनको 1 1 रख देता हूँ। और ये C आपका -2 के बराबर है। कर दी ना गलती? अब किसी 1 के ऊपर कुछ भी पावर लगाओ भाई, 1 ही निकल के आना है लास्ट में। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका आ गया निकल के N2 बराबर 10 टू दी पावर 3, यहाँ से बन जाएगा 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4, यहाँ से बन जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल निकल के आ गया कितना? 10 टू दी पावर 7। ये तो 1 हो जाएगा ना, ये पूरा मामला क्या हो जाएगा? 1। तो 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 7। ये पूरा मामला आपका N2 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर ये आपका 10 टू दी पावर 7 के बराबर हो गया। अब हो गया, अब ये वही सीधा रख दो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे अब 1 जूल बराबर कितना अर्ग, तो कितना की जगह पे यहाँ पे क्या लिख देंगे? 10 टू दी पावर 7 अर्ग। क्या सवाल की गहराई को समझे? सवाल को समझ गए? कैसे बेसिकली यहाँ पे ये जो है ना डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, सारी चीजें समझ गए? समझ गए कि नहीं? SI और CDS ये चीज आपको करनी आनी चाहिए। अगर 1 जूल में आपको नहीं पता है कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तब गड़बड़ है, तब दिक्कत आएगी। अगर ये चीज आपको पता है कि 1 जूल में क्या क्या होता है, बेसिकली अगर फॉर्मूला आपको इस तरह से आपको यूनिट खोलनी आती है तो कोई दिक्कत नहीं आनी, लेकिन अगर यूनिट खोलनी नहीं आती तब दिक्कत आएगी। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़े। नोट कर लिया? बिगाड़ दूं? वेरी गुड। यूनिट कन्वर्जन बिगाड़ दो बिगाड़ दो बिगाड़ दो। चलो ट्राई करो न्यूटन से डायन। डायन नहीं, डायन, भूतों वाला डायन नहीं, फिजिक्स वाला डायन। कन्वर्ट करो जल्दी से, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। पता होना चाहिए डायन क्या होता है, उसको खोलना आता है ना न्यूटन को। 1 न्यूटन में कितना होता है भाई? कितना kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर? 1 न्यूटन फोर्स की यूनिट है। और फोर्स का क्या होता है कल बताया था, वीडियो नहीं देखा तो देख के आओ। देख तो लूँगा वीडियो, लेकिन आप अपनी वीडियो का बार बार प्रमोशन करना बंद करो। ओके, इधर देखो, 1 न्यूटन
न्यूटन बराबर कितना होता है 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन से डायन में आपको कन्वर्ट करना है, न्यूटन टू ये होमवर्क क्वेश्चन है, न्यूटन टू डायन मतलब 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं, ये चीज आपको निकालनी है। अगेन डायन का बता देता हूं कि डायन आपका बेसिकली 1 डायन बराबर होता है 1, गैस करो क्या होगा इसमें, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये MKS में है या फिर SI यूनिट में है, ये आपका CGS में है। ठीक, इसी तरह से निकालो, इसका आंसर निकल के आएगा। आपको मैं आंसर भी बता देता हूँ, 1 न्यूटन आपका बराबर आएगा 1 न्यूटन आपका बराबर होगा किसके, 1 न्यूटन आपका बराबर होगा, ये आपका बराबर निकल के आ जाएगा 10⁵ डायन के। ठीक, खुद से करके लाओ भाई, खुद से करके लाओ, नोट कर लो इसे, कर लिया नोट, बिगाड़ दूं? ठीक है, खुद से करके लाओ, फॉर्मूला वही है भाई। अब जितने इसके क्वेश्चन लगा पाओ, जितने क्वेश्चन लगा पाओ उतनी अच्छी बात है, क्वेश्चन लगा डालो इसके ढंग से। अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस पे। ठीक, इस वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, और इस वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस लाएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए अब हम लोग बात करते हैं करेक्टनेस टू चेक, दूसरा एप्लीकेशन की बात करते हैं, टू चेक करेक्टनेस, करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। क्या फार्मूला, मतलब अब हमें चेक करना है कि जो हमारे साइंटिस्ट बाबा जी, यानी कि जो हमारे न्यूटन बाबा जी पहले फॉर्मूला ड्राइव करके चले गए, वो सही है कि नहीं है। ठीक है, यही चेक करना है अब, और डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू ही हम लोग उसे चेक करते हैं। तो देखो भाई कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, नाम तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, पर है नहीं है खतरनाक, बहुत इजी है। ठीक, देखो भाई, ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली, देखो ये कहता क्या है कि ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज, ओनली द फिजिकल quantities which have same dimension, which have same dimension can be subtracted or added। मतलब ओनली द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी सब्ट्रैक्टेड और एडेड, यानी कि सिर्फ वही फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो बेसिकली जिनके पास सेम डायमेंशन होता है। मतलब एक बात बताओ, क्या आपने कभी 2 सेकेंड को 2 किलोमीटर के साथ ऐड किया है? हाँ सर किया है। कितना हो जाएगा ये आपका, बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर सेकेंड, है ना? यही तो नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। 2 सेकेंड को 2 किलोमीटर के साथ आप ऐड नहीं कर सकते। अरे छोड़ो, 2 सेकेंड को तो आप क्या नाम है 2 आवर के साथ भी नहीं ऐड कर सकते।
डायरेक्टली इसको पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद आप ऐसे आवर में यानी कि ऐड कर सकते हो। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपका, देखो सेम काइंड होना चाहिए, डायमेंशन तो सेम होना ही चाहिए, उसके साथ काइंड भी उसका सेम होना चाहिए, यानी कि उसका जो टाइप है वो भी आपका सेम होना चाहिए। 2 सेकंड को 2 आवर के साथ नहीं ऐड कर सकते। हाँ, 2 सेकंड को आप 2 सेकंड को आप किसके साथ 4 सेकंड, जिसके साथ सेकंड ही लगा हुआ है उसके साथ आप इसे ऐड कर सकते हो, यानी कि सेकंड सेकंड। काइंड इनका सेम होना चाहिए, डायमेंशन इनका सेम होना चाहिए। समझे? समझे कि नहीं समझे? हालांकि सेकंड और आवर का डायमेंशन एक ही होता है, लेकिन वो दोनों एक ही काइंड के नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको आप कर सकते हो, यूनिट इसका कन्वर्जन करो, यूनिट कन्वर्ट करो इसको, उसके बाद इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, उसके बाद सेकंड सेकंड में आपस में एडिशन हो जाएगा। लेकिन इसको तो ये तो मान लो ये इसमें तो सिर से लेके चोटी तक का जोड़ लगा लो, तब भी कुछ भी कर लो, इसमें कुछ भी कर लो, ये आपस में ऐड नहीं होंगे, कुछ भी कर लो, क्योंकि इनमें डायमेंशन अलग अलग है। ठीक, कभी ऐड नहीं होगी, ये गलत है, इसका कोई तुक नहीं बनता है, कोई भी तुक नहीं बनता है। चाहे प्लस करवा लो या माइनस करवा लो, मैं सिर्फ प्लस की बात नहीं, माइनस की बात भी कर रहा हूँ, प्लस या माइनस ये कुछ भी नहीं होगा। बात को समझ गए? चलो इसे नोट कर लो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, नोट करने से पहले एक चीज़ और देख लो। अच्छा, प्लस माइनस नहीं कर सकते तो क्या मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई तो बिल्कुल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई देखो भाई, कि जैसे कि मान लो आपके पास 2 किलोमीटर है, ठीक, 2 किलोमीटर है और मल्टीप्लाई में 2 सेकेंड है। हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये आपस में मल्टीप्लाई किया, मान लो 3 सेकेंड है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 किलोमीटर सेकेंड बन जाएगा। ठीक, ये हो सकता है, ये बिल्कुल सही है, ये एकदम सही है, कोई इसे गलत नहीं बोल सकता। मतलब बोलने को क्या, किलोमीटर सेकंड का कोई मतलब नहीं बनता है, वो बात अलग है। अब इसी की जगह पे मान लो हम ये कह दें कि 2 किलोमीटर है और डिवाइड में 3 सेकेंड है, ठीक, तो इसका तुक बनता है भाई कि 2/3 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि ये स्पीड का आपका वो है। यानी कि डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, अगर डायमेंशन अलग अलग है तो डिवाइड और मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आप उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अच्छे से समझ में आ गया? अच्छे से समझ गए? ठीक है, अब इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले आप किसकी प्रतिभा को चेक करना चाहेंगे? मैं तो न्यूटन बाबा को ही पकड़ूंगा, बड़ा परेशान किया इन्होंने। चलो उनको पकड़ दो भाई। तो चलो सबसे पहले आपको किसका डेरिवेशन चेक करना है कि ये फॉर्मूला आपका सही था कि नहीं था। ये फॉर्मूला इसने मुझे बहुत परेशान किया, इसको चेक करवाओ। हाफ AT², याद तो होगा ही, फॉर्मूला भी लाइक याद है कि भूल गए? तो बताओ भाई, ये याद है कि भूल गए हैं आपने? देखो, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है कि अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, अगर ये फॉर्मूला सही है, जब कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होता है तभी वो सही होता है फॉर्मूला, ये चीज ध्यान रखना। तो बेसिकली ये और ये आपस में ऐड होंगे, आपको पता है ये और ये आपस में ऐड होते हैं, बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, यानी कि अगर ये और ये आपस में ऐड होंगे, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। इसका मतलब ये है कि जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होनी चाहिए, ठीक, और वही अब जो इसकी डायमेंशन है, जो इसकी डायमेंशन है, मान लो मीटर और मीटर को आपने ऐड कर दिया, वो आपका लास्ट में क्या निकालता है? मीटर निकाल के देता है कि नहीं? मीटर, मान लो ये 2 मीटर निकल के आया और ये 3 मीटर निकल के आया, डायमेंशन इनका सेम होना चाहिए तभी ऐड होगा। अब फॉर्मूला आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा था, अब ये इसको चेक करना है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है, इनके बीच में अगर प्लस का साइन लगा हुआ है, देखो अगर ये इसका यूनिट अलग होता, मान लो ये 2 सेकंड निकाल के देता और ये 2 किलोमीटर निकाल के देता, तो ये इसका कोई मतलब ही नहीं बनता था। इनकी डायमेंशन सेम है, इसी की वजह से बेसिकली हमने इनको प्लस के बीच में प्लस लगा रखा है, और ये इक्वेशन सही है आपकी, सबको पता है।
तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर आपका निकाल के देता है 5 मीटर। लास्ट में 5 मीटर, मीटर में ही तो आंसर निकाल के देता है कि अगर ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो लास्ट में भी आपका जो रिजल्ट निकलेगा यानी कि इक्वल टू के जो उधर साइड होगा वो भी आपका क्या होगा, मीटर में होगा। समझे? यानी कि जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी और वही इसकी डायमेंशन होगी। समझे? यानी कि इन तीनों की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला इक्वल निकल के आएगा। अगर एक की भी डायमेंशन इनमें से अलग निकली, ये तीन हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं टर्म्स, तीनों में से अगर एक की भी डायमेंशन आपको बराबर नहीं मिली तो ये फॉर्मूला इनकरेक्ट हो जाएगा। तो चलो फिर चेक करते हैं, आज इनको चेक कर ही लेते हैं भैया कैसे कैसे क्या क्या होता है। देखो एस हमें पता है ये हमारी डिस्टेंस होती है, डिस्प्लेसमेंट का पता है ना, ये एस हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। एस इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा, सबसे पहले हम एलएचएस की बात करते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड ही तो है। लेफ्ट हैंड साइड की सबसे पहले हम बात करते हैं एलएचएस, डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, सब एक ही होता है भाई। डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या होगा भाई, ये एल होगा। पूरे भैया ये एल निकाल के दे दिया, क्या इनका भी एल आना चाहिए? अगर इनका एल नहीं आया गलती से तो ये फॉर्मूला बेकार हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला बेकार हो गया तो आप टीचर से लड़ जाना जाके कि सर आपने हमको गलत फॉर्मूला पढ़ाया। पर टेंशन मत लो, उसका मौका आपको मिलेगा नहीं। अब आरएचएस की बात करते हैं लड़ना नहीं है, नहीं तो 2 चमाट पड़ेंगे। मतलब वो टीचर नहीं होते हैं एकदम पुराने जमाने के कि क्या कह रहे हैं, मुझसे जुबान लड़ा रिया, थप्पड़ दे दिया एक, इस तरह से। तो वो नहीं करना है, ठीक है? ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट टर्म की। अच्छा मैं इसको ये गोले गोले कर दिए, इसको बिगाड़ दूं मैं, ये मैंने गोले गोले भर दिए यहाँ पे, इसको बिगाड़ दूं? हाँ कोई हर्ज नहीं है आपको, ठीक है मैंने बिगाड़ दिया इसको, ठीक है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिगाड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब फर्स्ट टर्म लेते हैं, ये आपका है फर्स्ट टर्म, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद ये आपका सेकंड टर्म, इसको देख लेंगे। ठीक, तो आरएचएस में सबसे पहले आप देखते हैं फर्स्ट टर्म को। फर्स्ट में क्या है भाई, एक है आपके पास यू, एक है आपके पास टी। यू फॉर, यू क्या है आपका, यू है आपका वेलोसिटी, है कि नहीं है? और टी क्या है आपका, टी है आपका टाइम। बोलो हाँ कि ना, टी है आपका टाइम। तो बता दो भैया डायमेंशन ऑफ यू, डायमेंशन ऑफ, पढ़ाए हैं भैया वेलोसिटी का डायमेंशन बताओ। इसीलिए बोला था कि पिछला लेक्चर अगर देख लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। डायमेंशन ऑफ यू बताओ भाई, डायमेंशन ऑफ यू आपका होगा एल टी माइनस 1 के बराबर, एल टी माइनस 1। उसी तरह से आपका टाइम का डायमेंशन ऑफ टी, टी फॉर टाइम, तो टाइम का डायमेंशन क्या होगा, टी के बराबर। पूरे बाबा, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पे यू टी आपका किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ यू टी बराबर किसके हो जाएगा। तो इनको आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे यानी कि टी, ये आपको दिख रहा है, इंटू एल टी माइनस 1, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये एल टी माइनस 1 यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, एल टी माइनस 1 यानी कि एल अपॉन टी लिख सकते हो। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एकदम परफेक्टली दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बेसिकली आप क्या लिख सकते हो, ये आपका एल है ही, अपॉन में टी लिख सकते हो। एल टी माइनस 1 को क्या लिख सकते हो, एल टी माइनस 1 को एल अपॉन टी, तो ये और ये आपस में कट जाएगा, ये और ये आपस में कट गया, आपका ओवरऑल क्या निकल के बचा, एल। चलो भैया बच गया, फॉर्मूला बच गया, एक फर्स्ट टर्म तो निकल आया, ये हमारा एल ही निकल के आएगा। ठीक, अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, बारी बचती है। सेकंड टर्म और बस सही निकल आए तो हमको यकीन हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्मूला हमने सही पढ़ा था। तो सेकंड टर्म है हमारे पास हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, जहां पे ए है आपका एक्सीलरेशन, क्या है, एक्सीलरेशन,
याद तो है ना भाई फॉर्मूला। और टी क्या है आपका, अगेन टी आपका टाइम है। ठीक, तो एक्सीलरेशन डायमेंशन ऑफ ए बता दो भैया, डायमेंशन ऑफ ए क्या निकल के आएगा, एल टी माइनस टू। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एल टी माइनस टू ही तो होता है एक्सीलरेशन का, याद करो। उसके बाद डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी कि टी का डायमेंशन क्या आएगा निकल के, वही टी। ठीक, अब हमें जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, अच्छा डायमेंशन, एक चीज और, डायमेंशन ऑफ 1/2 बता दो भैया। कुछ नहीं, ये डायमेंशन लेस होगा, क्या होगा, डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस। आपका जो 1/2 है यहाँ पे 1/, इसमें 3 टर्म दिए गए हैं, एक तो 3 चीजें दी गई, एक 1/2, एक ए, एक टी। ठीक, तो टी तो ये 1/2 तो आपका कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा आपका डायमेंशन लेस, सीधा सीधा कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो रख दो भाई ए की जगह पे आपने ए टी स्क्वायर है ना, तो ए की जगह पे आपने यही रख दिया, एल टी माइनस टू इंटू इंटू में आपका, और ये यहाँ पे है आपका क्या, टी स्क्वायर, ए इंटू टी स्क्वायर, यानी कि टी की होल पावर 2। फिर से वही मामला हो गया कि टी की पावर यहाँ पे -2 है, -2 है तो नीचे जाके वो +2 हो जाएगी। तो जैसे ही वो नीचे जाके +2 हुई, अब ये क्या हो गया आपका एल अपॉन टी की पावर +2, और ऊपर भी मल्टीप्लाई में आपका क्या है, टी की पावर 2। तो ये से ये आपस में कट गया, क्या निकल के आया लास्ट में, ये आपका एल निकाल के दे दिया। तो डायमेंशन का चमत्कार देख रहे हो, इसका डायमेंशन भी एल निकला, इसका डायमेंशन भी एल निकला, इसका डायमेंशन भी क्या निकला, एल निकला। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं, मैं थोड़ा सा कहीं पे बिगाड़ दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली एंड न्यूमेरिकली। अब मैं ये न्यूमेरिकली क्यों लिख रहा हूं अभी समझाऊंगा, न्यूमेरिकली करेक्ट। नोट कर लो भाई, इसे बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया सवाल था, इसको नोट करो। कर लिया नोट, ठीक है। एक सवाल और है मजेदार, एकदम बढ़िया। अच्छा, उस सवाल को समझने से पहले ये समझो, न्यूमेरिकली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट में अंतर क्या है। ठीक है, न्यूमेरिकली करेक्ट और डायमेंशनली करेक्ट में अंतर समझो। जैसे कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ठीक, ये इक्वेशन हमारी न्यूमेरिकली और डायमेंशनली दोनों करेक्ट थी, मैंने अभी पीछे लिखवाया। ठीक है, एक इक्वेशन है हमारे पास s इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। इसको आप खुद से एक बार ट्राई करो, ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली तो करेक्ट होगी, यानी कि डायमेंशन तो इसमें सब में बराबर आएगा, क्योंकि डायमेंशन में होता क्या है कि वो ये 1/2 को भूल जाता है, उसका कोई मतलब नहीं होता डायमेंशन निकालते टाइम। लेकिन ये इक्वेशन आपकी न्यूमेरिकली इनकरेक्ट होगी, मतलब जब आप कोई इस इक्वेशन के थ्रू जब आप कोई आंसर निकालने चलोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा, यानी कि न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशन एनालिसिस आपका यहीं फेल हो जाता है कांस्टेंट के मामले में, समझ रहे हो, समझ गए। डायमेंशनली करेक्ट, ये इक्वेशन आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, न्यूमेरिकली इनकरेक्ट है।
ठीक, ये डायमेंशनली या न्यूमेरिकली दोनों करेक्ट है। ठीक है, बात को समझ गए? ठीक है, नोट करो भाई, कर लिया नोट? ठीक है, अब मेरी बात को समझो। एक नया सवाल, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एटी प्लस बी स्क्वायर। इस सवाल को करिए आप। ये दे रखा है कि ये इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये सवाल में दे रखा है कि ये जो है ना, ये आपकी डायमेंशनली करेक्ट है। पहले से ही आपको गिवन है, ये चीज चेक नहीं करनी पड़ेगी कि डायमेंशनली आपकी ये करेक्ट है। ठीक, और यहाँ पे दूसरी चीज आपको गिवन है कि x आपका यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा, और t जो है ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ठीक, देन फाइंड डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। ए और बी के डायमेंशन फाइंड करो। ठीक, यानी कि यहाँ पे देखो, बेसिकली आपको ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन बता दी गई है। एक्स और टी का यहाँ पे बेसिकली वही सब सीन चलेगा। खुद से करके देखो एक बार। कर लिया? अब मैं कराऊं? ठीक, इसको बिगाड़ दूं? बिगाड़ दूं इसको? ठीक, देखो भाई, डायमेंशनली अब ये चीजें समझो। ये एक्स है, आपके पास डिस्टेंस है। मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, डायमेंशन वगैरह नहीं लिखता हूँ, चलेगा? लिख दो सर जी, क्या ही जाएगा। डायमेंशन ऑफ एक्स बता दो भाई। डायमेंशन ऑफ एक्स क्या होगा? एल हो जाएगा। अब इसका अगर डायमेंशन एल है तो इसका, इस वाले का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए, और इस वाले का डायमेंशन भी एल होना चाहिए। समझे? अभी पीछे बताया था होमोजेनिटी प्रिंसिपल की वजह से इसका डायमेंशन जो है वही आपका इसका डायमेंशन होना चाहिए, वही इसका डायमेंशन होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि यहाँ पे ए का डायमेंशन मुझे नहीं पता, लेकिन टी का डायमेंशन मुझे पता है कि टी होता है, और ये आपका एल के बराबर होना चाहिए। तो ये एल के बराबर कब होगा? ये एल के बराबर तब होगा जब ए का डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, ये टी को आप इधर भेज दो, एल अपॉन टी के बराबर हो जाएगा। अगर ए का डायमेंशन आप एल अपॉन टी के बराबर कर दो, यहाँ पे ए का डायमेंशन आप एल अपॉन टी के बराबर रख दो, तो टी से टी कट जाएगा। देखो जरा, ए टी में देखो जरा, ए का डायमेंशन आपने एल अपॉन टी कर दिया, और टी ऑलरेडी रखा हुआ था, तो टी का डायमेंशन टी ही रहा, तो ये टी से टी कट गया, तो एल बचा अकेला कि नहीं बचा? सिर्फ एल बचा, यानी कि ये भी आपका डायमेंशनली, अगर ये ए का डायमेंशन आपका एल अपॉन टी हो जाता है, तो ये और ये आपका डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा। तो यानी कि ए का डायमेंशन तो हमें मिल गया। इजी था? इजी था कि नहीं था? उसी तरह से आप बी का डायमेंशन निकाल दो कि भैया ये हमारा पास फर्स्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म। अब सेकंड टर्म में बी का निकाल दो भाई। बी का डायमेंशन मुझे नहीं पता, टी का डायमेंशन आपको 2 दे रखा है, यहाँ पे देखो भाई 2 दे रखा है, और ये आपका एल के बराबर होना चाहिए। ये डिमांड है कि ये आपका एल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो है ना, क्या है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। तो देखो भाई, तो जो समय की मांग थी मैंने वही ला दिया कि v का डायमेंशन आपका बराबर कर दिया एल अपॉन टी स्क्वायर के। कोई दिक्कत परेशानी? तो यहाँ से आपका b का डायरेक्शन भी मिल गया, a का डायरेक्शन भी मिल गया। ये बहुत इजी सवाल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। समझ गए? समझ गए? चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो। कर लिया नोट? ठीक है, बिगाड़ दूं? ठीक, एक आपको होमवर्क क्वेश्चन देता हूं, घर से करके लाइए। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं। क्या है ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम? उससे आपको कुछ नहीं लेना देना है, बस ये समझो आगे पढ़ने को मिलेगा।
टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम 2π√L/g। ये इक्वेशन बतानी है डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। यहाँ पे आपका ये बेसिकली टाइम है, t आपका टाइम है, 2π तो आपको पता ही है ये आपका कांस्टेंट है, L आपका लेंथ है और g आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये लेंथ है, ये टाइम है और ये 2π आपका। ठीक, एक बात मैं आपको पिछले लेक्चर से, अच्छा इसको पहले नोट कर लो फिर मैं आगे कुछ बताता हूँ। कर लिया नोट? एक बात है मैं आपको पिछले लेक्चर से बताना चाहता था, इसमें बता देता हूँ, कोई बात नहीं। बात वो ये है कि जैसे कि अगर किसी की पावर क्या आपकी क्या पावर कभी आपकी डायमेंशन, पावर के पास कभी कोई डायमेंशन हो सकता है? सवाल ये है। जैसे कि मान लो कि 2 की पावर या x की पावर 100 कर दिया मैंने, या x की पावर log x कर दिया, या बहरहाल कुछ भी कर दिया मैंने, log x कर दिया, तो क्या ये आपका कभी डायमेंशन वाला हो सकता है? क्या इसकी कभी कोई डायमेंशन हो सकती है? इसकी कभी कोई डायमेंशन नहीं, पावर की कभी कोई डायमेंशन नहीं होती। पावर इज डायमेंशनलेस, याद रखना है इस बात को। सवालों में आ जाते हैं इसीलिए फंस जाते हैं बच्चे, तो फंसना नहीं है आपको। ठीक है, इसमें फंसना नहीं है। पावर जैसे कि आप सीधा सा लॉजिक है भाई, अगर मान लो 2 है आपके पास, 2 और इसकी पावर मैंने लिख दी 3 किलोमीटर, इसका कोई तुक बनता है? या 3 सेंटीमीटर कर दूं मैं, इसका भी कोई तुक बनता है क्या? अरे पावर तो भाई पावर होता है, वो सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और कुछ नहीं। न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, उसके साथ कोई यूनिट थोड़ी नहीं लगा सकते पावर के साथ, और जब यूनिट नहीं लगा सकते तो फिर हम डायमेंशन उसका कैसे बताएंगे? समझ रहे हो? समझ गए? समझ गए? बिगाड़ दूं? ठीक है, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। होप करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया है तो पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।